क्या रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध अब समाप्ति की ओर है? क्योंकि हालिया प्रयासों में डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक पीस डील नेगोशिएट करने की बात की है। रसियन काउंटर पार्ट से बात करी है टेलीफोन पे। उसके बाद जो रसिया के सर्जेई लेवरोव हैं, जिनको फॉरेन मिनिस्टर कहा जाता है वहाँ का, उन्होंने अमरीकी जो विदेश मंत्री या फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उनसे बात करी है। सऊदी अरेबिया के रियाद में मीटिंग हुई है। इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जो $21 मिलियन की कंट्रोवर्सी चल रही है भारत में वोटर टर्नआउट के लिए, उसके विषय में, भारत का जो इंडियन ओशियन रीजन है उसको लेके एक कॉन्फ्रेंस हुई है ओमान में। साथ ही साथ G20 समिट को लेके, इन सारे मुद्दों को लेके डिस्कशन होगा। ये वीकली एडिशन है इंडियाज ग्लोबल लेंस का और मैं आपका स्वागत करता हूं जेपी शुक्ला इंडियाज ग्लोबल लेंस पे। सबसे पहले अगर आप नए हैं तो यूट्यूब पे आपको इंडियाज ग्लोबल लेंस को सब्सक्राइब करना चाहिए, जिसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जियो पॉलिटिक्स की, करंट अफेयर्स की सारी घटनाओं की जानकारियाँ मिलती हैं। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो, सीन क्या हुआ कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करी रशियन काउंटर पार्ट व्लादिमीर पुतिन से। उन्होंने कहा कि एक लंबे टाइम से, जो 2-3 साल से जंग चली आ रही है आपके और यूक्रेन के बीच में, हम चाहते हैं कि इसमें पीस हो, क्योंकि रिसेंटली इसराइल और हमास के बीच में जो पीस डील हुई उसमें भी इन्होंने काफ़ी हद तक एक्टिव रोल प्ले किया है और फाइनली एक लास्टिंग पीस देखने जा रही है। अगर हमास जो हॉस्टेज है उनको रेगुलरली रिलीज करता रहा या सारे हॉस्टेज को छोड़ता है, तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें इसराइल बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग वगैरह नहीं करेगा। ठीक है, तो उस साइड से थोड़ी सी पीस की उम्मीद दिख रही है। सेकंड साइड था रसिया और यूक्रेन के बीच में। ठीक है, तो उन्होंने पहले व्लादिमीर पुतिन से बात की और जब बात आगे बढ़ी तो सऊदी अरेबिया के रियाद नामक शहर में दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, कुछ और इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स की मीटिंग हुई, जिसमें सबसे जो एक्टिव रोल प्ले किया, जो यूएस के रिप्रेजेंटेटिव है मिडिल ईस्ट के, स्टीव विटकॉफ, उन्होंने अपना काफ़ी रोल प्ले किया है। उन्होंने डायरेक्टली मुलाकात करी है काफ़ी जो मिडिल ईस्ट के लीडर्स हैं उनसे, और एक तरह से डील नेगोशिएट करने की बात करी है रशियन काउंटर पार्ट से, और काफ़ी पॉजिटिव बात भी रही। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि देखो, ऐसे मान लो दो लोगों के बीच में जंग हो रही है, रसिया और यूक्रेन, और इसमें एक पार्टी आप यूरोप को ही मान सकते हो, क्योंकि जो जंग हो रही है उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था कि यूक्रेन चाह रहा था कि मैं भी नेटो का पार्ट बन जाऊं, और उसी एम्बिशन में वहाँ जंग हुई। अब सीन क्या है, नेटो क्या है? नेटो मतलब कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक यूरोप के देशों का समूह है, जिसमें एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की तरह समझ लो कि अगर आपने एक देश पे हमला करा तो दूसरे देश पे भी हमला माना जाएगा, सारे देश मिलकर आपके ऊपर हमला करेंगे। तो ये जो डिफेंस वाली टेक्निक होती है, इससे सारे दुनिया भर के देश उनको एक बहुत मजबूत कंट्री मानते हैं। तो मान लो छोटा देश है कोई यूरोप का, एस्टोनिया, लिथुआनिया या फिर और पोलैंड वगैरह है, ये लोग भी अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। हालांकि इनकी मिलिट्री वगैरह कुछ है नहीं, लेकिन चूंकि ये लोग नेटो के पार्टनर्स हैं तो ये सोचते हैं कि अगर कोई इन पे हमला करेगा तो बाय डिफॉल्ट रसिया, यूक्रेन, जो जो भी यूके वगैरह है, सब उसको हमला करेंगे। तो इस वजह से इस चक्कर में यूक्रेन के जो हमारे वोलोदिमीर जेलेंस्की जो है, इन्होंने भी सोचा कि मैं भी मेंबरशिप ले लूँ नेटो की। इस चक्कर में रसिया ने इनको इन्वेट कर दिया और तब से जंग चली आ रही है। बहुत सारे लाखों लोगों की इसमें जान चली जा चुकी है। तो लोग सोच रहे हैं कि इस तरह से उस रीजन में पीस हो जाए, क्योंकि यूक्रेन भी काफ़ी अच्छा एक्सपोर्टर बना था। वीट के प्रोडक्शन में काफ़ी नुकसान हुआ है, दुनिया भर के देशों को वीट की सप्लाई चेन में दिक्कत हुई, तो इंडिया वगैरह ने सप्लाई चेन की प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व करी है। बट फिर भी यूरोप में तो प्रॉब्लम्स हुई है, और यूरोप के देशों को अभी डर क्या है कि मान लो यूक्रेन ऐसे सरेंडर कर चुका है एक तरीके से, अगर मान लो डोनाल्ड ट्रंप उनको पैसे नहीं दे रहे हैं तो फिर वो जंग कैसे लड़ेगा? एंड ऑफ द डे वो हार जाएगा जंग, और जब वो हार जाएगा तो अगला नंबर किस देश का होगा? तो उनको अपना डर बना हुआ है। इसी चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग शेड्यूल करी और रशियन काउंटर पार्ट वहाँ पे आए, तो काफ़ी कंक्लूसिव मीटिंग जाने जा रही है। लेकिन अब इसमें चूंकि यूरोप को इंक्लूड नहीं करा गया, यूक्रेन को इंक्लूड नहीं किया गया, तो ये लोगों ने बॉयकॉट किया और अपनी खुद से एक अलग मीटिंग करी, जिसमें यूरोपियन जो लीडर्स हैं, जैसे मैक्रॉन हैं फ्रांस के, और जर्मनी को ओलाफ शोल्ज है, और यूके के केयर स्टारमर, ये सारे इकट्ठा हुए। इटली की जॉर्जिया मेलोनी और जेलेंस्की वगैरह आए। इन्होंने कहा कि हमारी जो निर्भरता है यूएस पे, ये हमको कम करनी होगी, क्योंकि जंग के मैदान में वो हमारा साथ देने वाला नहीं है, और अपने को एक तरह से यूरोपियन आर्मी बनाने की बात करी है। लेकिन बहुत सारे लोग उसमें एक्टिवली
पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, क्योंकि सबके अपने इंटरेस्ट है, सब चाहते हैं कि किसी और की जंग में ना जाए। तो अब देखते हैं इसमें काफ़ी क्या कंट्रोवर्सीज आगे बढ़ती हैं। इसमें मेन मुद्दा क्या था कि जब ये बातचीत हुई और यूक्रेन के जो जेलेंस्की हैं उनको पार्टिसिपेट नहीं किया गया, जेलेंस्की बहुत गुस्सा हो गया, वो यूएस को बहुत कुछ सुनाने लगे, ये चीज़ें वो चीज़ें। फिर ट्रंप ने इनको कहा कि ये तो एक कॉमेडियन है, और कॉमेडियन से बढ़ के उन्होंने ये कहा कि ये एक अनइलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट है, मतलब इसका कोई चुनाव नहीं हुआ, ये डिक्टेटर है। जब वहाँ पे चुनाव हुआ उसके बाद इसका जब टर्म खत्म हो गया, टर्म खत्म होने के बाद भी अपने मन से बना हुआ वहाँ चुनाव नहीं करवा रहा, जबकि ये फैक्चुअली थोड़ी सी बात इनकरेक्ट है। क्योंकि मार्शल लॉ जब किसी देश में लगता है, जैसे अब वहाँ पे जंग चल रही है, मार्शल लॉ लगा है, तो वो चुनाव कैसे करवा देगा? मार्शल लॉ के बीच तो चुनाव होगा नहीं। तो वो थोड़ा सा फैक्ट चेकिंग भी उसकी हो गई कि फैक्चुअली वो स्टेटमेंट गलत था, लेकिन वो जो इम्प्लाई करना चाह रहे थे कि ये डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रहा है, लोगों से पैसे लेके अपना एक तरह से भौकाल मेंटेन करके रखा हुआ है जेलेंस्की, ठीक है। अब इनकी एक और डिमांड थी कि जो यूएस ने तुम्हें $500 बिलियन की जंग में मदद करी है, उसके बदले तुमने हमें क्या दिया? तुम्हारे पास बहुत सारे मिनरल्स के, ऑयल्स के और चीज़ों के रिजर्व पड़े हैं, वो हमको एक्सप्लॉइट करने दो और हम तुम्हारी हेल्प करते रहेंगे और तुम्हें गारंटी वगैरह देते रहेंगे। बट जेलेंस्की कह रहा है कि भैया मैं अपने देश का सौदा तो नहीं कर सकता, वो थोड़ा नेशनलिस्टिक अप्रोच अपना रहा है। इस चक्कर में क्या हो रहा है कि उसको फाइनेंशियली हेल्प नहीं मिलेगी अगर, तो प्रॉब्लम्स उसके लिए बढ़ेंगी। एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम सॉल्व होते दिख रही है, क्योंकि रसिया जो अल्टीमेट पावर है उस रीजन में, और यूएस, अगर इन दोनों के बीच में पीस हो जाती है, लास्टिंग पीस होती है, तो यूरोप वगैरह कुछ उसमें कर नहीं पाएंगे। एंड ऑफ द डे यूक्रेन को झुकना पड़ेगा और सारी शर्तों को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आज की ही ट्वीट थी, तो जेलेंस्की भी उसके अपने तो तेवर थोड़े से डाउन कर दिए हैं, और जो रसियन शर्तें हैं उसकी तरफ वो बातचीत के लिए थोड़ा बहुत राजी भी हो रहा है, क्योंकि यूएस के एक रिप्रेजेंटेटिव अभी उनसे मिलने भी गए थे जेलेंस्की से, तो बहुत वार्मली उसने वेलकम किया और कहा कि हम इस पर विचार करेंगे और कैसे इस मुद्दे को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि देखो अल्टीमेटली पैसे का ही चक्कर है, अब पैसा किसी को जंग में नहीं मिलेगा तो कैसे लड़ेगा जंग, तो उसको मानना ही पड़ेगा। अब देखते हैं इसमें क्या आगे बढ़ती हैं चीज़ें। अगला जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इस बीच डिस्कस था वो था कि यूएस में एक एजेंसी है डॉज करके, ठीक है, रिसेंटली अपॉइंटेड जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें एलन मस्क ने इस एजेंसी को बनाया है। विवेक रामास्वामी भी इसके पार्ट थे, बट उनको अब हटा दिया गया है ऑफिशियली, तो यही कहा गया कि हटाया नहीं गया है, बट अनऑफिशियली समझो कि हटा दिया गया। तो डॉज जो है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उसने एक लिस्ट जारी करी, उसमें बहुत सारे देशों में जो यूएस एड की फंडिंग थी उसको लेकर डिस्कशन हुआ। तो रिसेंटली क्या था कि ट्रंप ने यूएस एड को बंद कर दिया, ठीक है। उसमें एक था कि $21 बिलियन भारत में वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के नाम पे दिया गया, और इसके अलावा $29 बिलियन के अप्रॉक्स बांग्लादेश में पॉलिटिकल लैंडस्केप को ठीक करने। तो आपको भी पता है जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, डीप स्टेट होता है, सीआईए वगैरह होती हैं, वो अपना जो फंडिंग खर्च करती हैं, तो ऑफिशियली तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैंने इसको इस बंदे को दिया, तो वो किसी न किसी लूप होल को ढूंढ के करते हैं। तो ऐसे ही लूप होल था कि वोटर टर्नआउट इन इंडिया। अब हास्यास्पद बात क्या थी इसमें कि भारत में वोटर टर्नआउट जो है इलेक्शंस का वो 65% से अबव रहता है, जबकि यूएस में यही वोटर टर्नआउट 60% से बिलो है। तो आपको बढ़ाने की ज़रूरत है अपने यहाँ पे, लेकिन आप हमारे यहाँ पैसा दे रहे हो, तो ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है। लेकिन अब सबको पता है कि जब इलेक्शंस होते हैं, 24 में भी इलेक्शंस हुए, तो जो लेफ्ट विंग पार्टीज हैं, जो कि माना जाता था कि डेमोक्रेट्स जो हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ी सी लेफ्ट लीनिंग है, तो वो अपने टाइप के जो मीडिया इंस्टीट्यूशंस हैं और लोग हैं जो इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लाइक वाइज गवर्नमेंट, लेफ्ट विंग गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो उनको उन्होंने एनकरेज करने के लिए पैसे दिए होंगे एलिजिडली, क्योंकि अभी तो इस पर वेरिफिकेशन होगा। रिसेंटली आज ही जो फॉरेन मिनिस्ट्री है इंडिया की, एमईए जो है, उसके स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने मीडिया को एड्रेस करते हुए इस पर अपना एक तरह से स्टेटमेंट दिया है कि हाँ, हमने भी सुना है कि $21 मिलियन का एक तरह से वोटर टर्नआउट के लिए पैसा आया, और सिक्योरिटी एजेंसी इस पर बात कर रही हैं, इस पर वो अपने एक्शंस ले रही हैं। अब ये चीज़ें पब्लिक में तो करेंगे नहीं, कैसे क्या होगा, लेकिन चूंकि ट्रंप ने कहा कि हम इंडियन काउंटर पार्ट से बात करेंगे कि भैया ये कौन सा पैसा और किसको दिया गया, आप इसका जांच करिए कि ये 21 मिलियन कौन सा वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए। क्योंकि देखो तो यार, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ 140-45 करोड़ की आबादी है, 100 करोड़ के अप्रॉक्स लोग वोट करते हैं, लगभग 83 करोड़ लोग वोटर हैं, और उसमें आप 65-70% के अप्रॉक्स लोग वोट डालते हैं,
उसका वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए यूएस से पैसा आएगा, क्योंकि यूएस में तो ऑलरेडी 60% से भी लो वोटिंग होती है। वहाँ उल्टा बैलेट बॉक्स से वोटिंग होती है, हमारे यहाँ तो ईवीएम से होती है, एक ही दिन में पूरे देश की काउंटिंग हो जाती है। तो बड़ी हास्यास्पद बात थी, क्योंकि हालांकि सबको पता है ये चीज़ कि डीप स्टेट वगैरह जो इंस्टीट्यूशन थे पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, वैसे ही नाम से नाम पैसा बहुत सारे अनस्टेबिलिटी को क्रिएट करने के लिए, पॉलिटिकल अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कराने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए पैसा देते थे। क्योंकि अभी तो देखो बांग्लादेश में भी बहुत सारा इन्होंने सीन क्रिएट करा, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुआ, अनयूजली जो डेमोक्रेटली की इलेक्टेड गवर्नमेंट थी शेख हसीना की, उसको टॉपल करके एक ऐसा बंदा बिठा गया जिसका कोई चुनाव वगैरह नहीं हुआ। और वो ऐसा भी नहीं है कि वो चुनाव के लिए बात कर रहा, वो भी नहीं कह रहा कि हमें चुनाव कराना है, लेकिन हम देखना है उसमें क्या आगे बढ़ती है चीज़ें। तो $21 मिलियन की कंट्रोवर्सी आगे और बढ़ेगी। इसमें रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट जारी की कि फैक्ट चेकिंग के नाम पे कि ये पैसा बांग्लादेश को दिया जाना था, और उन्होंने गलत कोट कर दिया। लेकिन चूंकि डोज की ऑफिशियल वेबसाइट पे बांग्लादेश का अलग से नाम है, इंडिया का अलग से नाम है, तो वो भी एक कंट्रोवर्सी है कि इंडियन एक्सप्रेस कोट कर रहा है कि ये पैसा बांग्लादेश को देना था, इंडिया को दिखाया गया, मिस कोट करा गया। अगली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर रिसेंटली ओमान देश के मस्कट में, जो कि ओमान एक मिडिल ईस्ट का कंट्री है, भारत का मित्र माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे भारतीय मूल के लोग वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे इंडियन ओशियन रीजन का जो भी देश हैं, हमारे जो हिंद महासागर के आसपास के देश हैं, उनका 8वां समिट आयोजित किया गया, जिसमें हमारे जो भी पड़ोसी मुल्क हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, भारत हो गया, मालदीव्स हो गया, ये सारे वहाँ पे आए, ओमान वगैरह हो गया, इनसे हमारी बातचीत हुई। बांग्लादेश के भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव गए, उनसे भारत के जो MEA हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उनकी अलग से बातचीत हुई और बहुत सारे मुद्दों को डिस्कशन किया गया। तो अब रिसेंटली जब रिजीम चेंज हुई है यूएस में, तो बांग्लादेश की भी थोड़ी सी सरकार डाउन हुई है, उनकी भी एक तरह से टोन में चेंज आया है और वो पॉजिटिवली भारत से इंगेज करने चाहते हैं। और एक G20 समिट की बात करी जाए तो G20 समिट की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है वो अभी जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई है, और उसमें भारत के जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हैं, उन्होंने रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और ब्रिक्स कंट्रीज़ के जो भी फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनसे मीटिंग करी। साथ ही साथ जो यूरोपियन लीडर्स हैं, जैसे मैक्रॉन की फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, और इटली वगैरह जितने भी देश हैं, बीसों उनसे मुलाकात करी और कैसे डायलॉग डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाया सकता है। चूँकि यूएस ने इसका बॉयकॉट कर रखा है, तो यूएस वाले बंदे नहीं आए। यूएस ने कहा कि हम G20, क्योंकि वहाँ पे रेसिज्म है साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे वाइट सुप्रीमिस्ट गवर्नमेंट नहीं है, या वाइट वाले लीडर्स को वो बहुत एनकरेज नहीं करते, तो इस वजह से हम इसका बॉयकॉट करेंगे। तो यही बहुत सारे घटनाक्रम थे इस हफ्ते के। और अगर आपको हमारे कंटेंट बेहतर लगते हो करंट अफेयर्स के, तो आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। जो भी दोस्त यार आपके साथ पढ़ाई करते हो या फिर जिनको भी इंटरेस्ट हो जियो पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो इंडियाज ग्लोबल लेंस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट।